नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। अगर आप अमृतसर, डलहौजी, धर्मशाला घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन कि आप अपनी जर्नी स्वयं ही प्लान करें, सारे अरेंजमेंट स्वयं ही करें। इसके लिए आपको इन इलाकों की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। और दूसरा ऑप्शन जो कि आपके लिए बहुत ही किफ़ायती और आरामदायक हो सकता है, स्पेशली तब जब आप फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ या कपल्स में ट्रैवल कर रहे हैं, वो ऑप्शन है ट्रैवल पैकेज लेने का, जिसमें कि कोई भी अरेंजमेंट आपको स्वयं नहीं करना होता। सारे अरेंजमेंट ट्रैवल कंपनी, ट्रैवल एजेंसी आपके लिए करके देती हैं, जिससे कि बिल्कुल फ्री माइंड होकर आप अपने टूर को एंजॉय कर सकते हैं। और इन्हीं बेनिफिट्स को देखते हुए हमने भी एक टूर पैकेज बुक किया है प्रिया ट्रैवल्स के साथ, जिसमें कि हम घूमेंगे अमृतसर, डलहौजी, धर्मशाला को। अब ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं इन सभी खूबसूरत स्थानों को। ये टूर हमारा 5 नाइट 6 डेज़ का होने वाला है और इस टूर पैकेज के दौरान हमारा सीक्वल कुछ इस प्रकार होगा कि सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे अमृतसर को, जो कि गोल्डन टेम्पल के लिए विश्व विख्यात है। लेकिन गोल्डन टेम्पल के साथ साथ यहाँ पर और भी कई सारे प्रसिद्ध स्थान हैं जिन्हें हम एक्सप्लोर करेंगे। अमृतसर के बाद हम चलेंगे डलहौजी के लिए, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। यहाँ पर कई सारे प्राकृतिक और सुंदर स्थान हैं जिन्हें हम एक्सप्लोर करेंगे। डलहौजी के बाद हम चलेंगे धर्मशाला के लिए, जो कि धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम और मैक्लोडगंज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन बस इतना ही नहीं, यहाँ पर और भी कई सारे प्रसिद्ध स्थान हैं जिन्हें हम एक्सप्लोर करेंगे। आज है हमारे इस ट्रिप का पहला दिन और हम पहुंच चुके हैं अमृतसर रेलवे स्टेशन पर। हम तो अमृतसर बाय ट्रेन पहुंचे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो अमृतसर बाय फ्लाइट भी आ सकते हैं, क्योंकि यहां पर एयरपोर्ट की काफ़ी अच्छी सुविधा है। और अगर आप बाय रोड भी आना चाहें तो दिल्ली से अमृतसर की कई सारी डायरेक्ट बसेस चलती हैं, जिससे भी आप अमृतसर आसानी से पहुंच सकते हैं। और अब जैसे ही हम अमृतसर पहुँचे, हमें लेने आ चुकी है गाड़ी, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है। और अब इसी गाड़ी के थ्रू हम सभी स्थानों को घूमेंगे। अमृतसर में जिस होटल में हम रुकने वाले हैं, उस होटल का रूम टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। ये है हमारा होटल रूम, जिसे आप देख पाएंगे ये काफ़ी लग्जीरियस है और नीट एंड क्लीन है। इसमें साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। साथ ही इसमें वो सारी सुविधाएं हैं जो कि एक होटल रूम में होनी चाहिए। हमारे इस होटल रूम का वॉशरूम एरिया भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। इसमें भी साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। अमृतसर में अब हम चल रहे हैं वाघा अटारी बॉर्डर के लिए, जिसका डिस्टेंस अमृतसर रेलवे स्टेशन से लगभग 30 किलोमीटर्स का है। अब हम पहुंच चुके हैं वाघा अटारी बॉर्डर के पार्किंग एरिया में। जिस व्हीकल से हम यहां पर आए हैं उसे यहां पर पार्क कर दिया गया है और अब हमें थोड़ा सा पैदल वॉक करते हुए जाना होगा मेन स्थान पर, जहां पर होती है बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी। और इस बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का टाइमिंग भी मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। वैसे तो सीज़न वाइज इसके टाइमिंग चेंज होते रहते हैं। गर्मियों में थोड़े अलग टाइम है, विंटर्स में अलग टाइमिंग है, लेकिन ऑन एन एवरेज बात करूँ तो 4-5 बजे के आसपास शाम को ये सेरेमनी होती है। लगभग आधा पौना घंटे की ये सेरेमनी चलती है। अभी हम जिस स्थान पर खड़े हैं ये है अटारी, जो कि भारत में आता है। और जो आप दूसरी साइड देख रहे हैं गेट के उस पार, वो है वाघा।
जो कि आता है पाकिस्तान में। और ये है अटारी वाघा बॉर्डर का मुख्य गेट, जहां पर होती है बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी। भारत माता की जय! भारत माता की जय! हिंदुस्तान जिंदाबाद! अमृतसर में अब हम देखने जा रहे हैं जलियांवाला बाग को, जो कि वही ऐतिहासिक स्थान है जहां 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। एक्चुअल में जब ये घटना हुई थी तब इंडिया में ब्रिटिशर्स काल था, ब्रिटिशर्स का राज चलता था इंडिया में। तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में लगा रखा था मार्शल लॉ, और मार्शल लॉ के तहत सोशल मीटिंग या फिर ज़्यादा लोग मिलकर मीटिंग नहीं कर सकते थे। और यहाँ जलियांवाला बाग में जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो बिल्कुल शांतिपूर्वक मीटिंग कर रहे थे, जिसमें बच्चे, बूढ़े, यंगस्टर सभी शामिल थे। और इस बात का जब जनरल डायर को पता लगा तो उसने बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पर ओपन फायर का आदेश दे दिया, और जितने भी लोग यहाँ पर बैठे थे वो सब मारे गए, क्योंकि जलियांवाला बाग की जो दीवारें हैं वो बहुत ऊंची हैं और वो यहाँ इन दीवारों को क्रॉस नहीं कर पाए और उन्होंने अपनी जान गंवा दी। अब हम उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जलियांवाला बाग के, जहां पर नज़र आते हैं बुलेट मार्क्स। उस टाइम पर जो गोलियां चलाई गई थी उसके निशान यहां आज भी अंकित हैं, जिन्हें आज भी देखा जा सकता है। जलियांवाला बाग में अब हम पहुंच चुके हैं उस शहीदी कुएं के पास में, जिसमें कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवाई थी। एक्चुअल में जब यहाँ ओपन फायर हो रहा था जनरल डायर के आदेश पर, तो स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं में कूदना ज़्यादा सही समझा कि इसमें कूदेंगे तो शायद उनकी जान बच जाए, लेकिन वो अपनी जान यहाँ पर भी गंवा बैठे। यहाँ पर एक यहाँ पर पॉइंट बनाया हुआ है, इस पर लिखा भी हुआ है कि इस कुएं में कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कूद गए थे, जंप किया था, और जब बाद में उनकी बॉडीज़ निकाली गई तो यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया गया है इस कुएं में से 120 मृतक शरीर निकाले गए थे, यानी कि 120 लोग इस कुएं में कूद गए थे। ये तो ऑफिशियल काउंटिंग है, लेकिन इससे भी ज़्यादा लोग यहाँ पर शहीद हुए थे। जलियांवाला बाग में अब हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पर बना हुआ है शहीद स्मारक। ये उन वीरों की याद में बनाया गया है जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड में अपनी जान गंवाई थी। अमृतसर में अब हम पहुंच चुके हैं दुर्गायणी मंदिर में दर्शन के लिए, जो कि एक मंदिर कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर कई सारे मंदिर बने हुए हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख और प्राचीन मंदिर है वो है माँ दुर्गा का, जो कि लगभग 700 साल पुराना है, जहाँ पर हम दर्शन करेंगे। इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए एक बहुत ही बड़ा सा प्रवेश द्वार बनाया गया है, जिसे अभी आप हमारे पीछे देख पाएंगे। अब इसी प्रवेश द्वार से हम चलेंगे मुख्य मंदिर के लिए।
यहाँ माँ दुर्गा के मंदिर के पास में ही एक प्राचीन हनुमान जी का मंदिर भी है, जहाँ पर एक बहुत ही पुराना वट वृक्ष है। उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वही वो स्थान है जहाँ पर लव कुश ने हनुमान जी को बांधा था। दुर्गायणी मंदिर कॉम्प्लेक्स में एक और इंटरेस्टिंग मंदिर है जो कि भगवान लक्ष्मी नारायण का है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि इस मंदिर का आर्किटेक्चर स्वर्ण मंदिर से मिलता जुलता है। ये गोल्डन टेम्पल के समान ही नज़र आता है। इसी मंदिर में भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ ही भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण भी विराजमान हैं, जिनके हम यहाँ दर्शन कर सकते हैं। अमृतसर में अब हम चल रहे हैं गोल्डन टेम्पल के लिए, जो कि अमृतसर का सबसे प्रसिद्ध स्थान है। अब हम पहुंच चुके हैं स्वर्ण मंदिर परिसर में और आप हमारे पीछे देख पाएंगे गोल्डन टेम्पल का ये खूबसूरत नज़ारा। रात्रि के समय स्वर्ण मंदिर और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है और यहाँ पर खड़े होकर आप मंदिर के साथ बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। अमृतसर मुख्यतः गोल्डन टेम्पल की वजह से ही प्रसिद्ध है और गोल्डन टेम्पल को आप बाहर से देखेंगे तो ये पूरा सोने की तरह चमकता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि एक्चुअल में जो बाहर आपको गोल्ड नज़र आ रहा है वो है रियल गोल्ड। और आप नीचे देखेंगे तो ये एक तालाब नज़र आएगा, एक सर नज़र आएगा, अमृत का तालाब, इससे नाम बना है अमृतसर। अमृत का ये तालाब है जो कि मंदिर के चारों ओर नज़र आता है। श्रद्धालुओं की ऐसी मान्यता है कि इसमें स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। अब हम अपने होटल में वापस आ चुके हैं। हमारा डिनर रेडी हो चुका है जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है और अब इसी के साथ ही हमारे इस ट्रिप के पहले दिन का समापन होता है। आज है हमारे इस टूर का दूसरा दिन और हम चल रहे हैं अमृतसर से डलहौजी के लिए, जिसका डिस्टेंस है लगभग 200 किलोमीटर्स का। डलहौजी में जिस होटल में हम रुकने वाले हैं, ये होटल काफ़ी लग्जीरियस है और इसका रूम टूर मैं आपको कराना चाहूँगा जहाँ पर हम रुकने वाले हैं। ये है हमारा होटल रूम, जिसे आप देख पाएंगे ये काफ़ी लग्जीरियस है और नीट एंड क्लीन है। साथ ही इसमें वो सारी सुविधाएं हैं जो कि एक होटल रूम में होनी चाहिए। हमारे इस रूम का वॉशरूम एरिया भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। इसमें भी साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। हम जिस होटल में रुके हुए हैं, इस होटल की सबसे बड़ी ख़ास बात है इसकी बालकनी से दिखने वाला डलहौजी का खूबसूरत नज़ारा, क्योंकि जब हम बालकनी में आते हैं तो सामने की ओर डेंस फॉरेस्ट नज़र आता है, माउंटेन्स नज़र आते हैं और डलहौजी की बसावट यहाँ से बड़ी ही खूबसूरत दिखाई देती है। होटल में चेक इन करने के बाद अब हम रेडी हो चुके हैं और चल रहे हैं चमेरा लेक व्यू पॉइंट के लिए।
अब हम पहुंच चुके हैं चमेरा लेक व्यू पॉइंट पर, जो कि हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। और जिस व्यू पॉइंट पर हम पहुंचे हैं, यहां से चमेरा लेक का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता है। और साथ ही पीछे की ओर नज़र आते हैं हिमालयन माउंटेन रेंज, जिसका भी नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। चमेरा लेक व्यू पॉइंट वाकई में एक बहुत ही अच्छा फोटोजेनिक पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर खड़े होकर आप बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। अब डलहौजी के एक प्रमुख चौक पर हम पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है गांधी चौक। एक्चुअल में इस चौक का नाम गांधी चौक इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर गांधी जी की एक प्रतिमा लगी हुई है चौक के बिल्कुल सेंटर में। और दूसरी चीज़, इस चौक से कई सारे रास्ते एक साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे कि आप हमारे पीछे जो रास्ता देखेंगे वो जाता है काला टॉप के लिए और खजियार के लिए। ये जो नीचे रास्ता जाता है वो जाता है बस स्टैंड के लिए। ये कहीं और दूसरा रास्ता जाता है। और ये जो रास्ता है ये आप पास में देखेंगे, ये जाता है डलहौजी के मॉल रोड के लिए। गांधी चौक पर ही एक और स्थान है जिसे यहाँ पर देखा जा सकता है, वो है सेंट जॉन्स चर्च, जो कि एक बहुत ही पुराना चर्च है डलहौजी का, जिसे आप अंदर से भी देख सकते हैं और यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक कर सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं डलहौजी के मॉल रोड पर, जो कि एक लोकल मार्केट है। लेकिन इस मार्केट में हर तरह की चीज़ उपलब्ध है। चाहे आप खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर ट्राई करना चाहते हो, जैसे कि स्वीट कॉर्न अगर आप लेना चाहते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मोमोज़, एनीथिंग जो भी आपको चाहिए हो, जैसे आलू टिक्की, सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होती है। अगर आप हॉट चॉकलेट लेना चाहते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है। और कई सारी कपड़ों की दुकानें हैं, जैसे कि आप विंटर वियर्स अगर लाना भूल गए हैं या कुछ चीज़ें आपको लेनी हैं, तो जैसे विंटर वियर्स हैं वो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। कई सारे विंटर वियर्स की दुकानें नज़र आएंगी। कई सारे आपको डेकोरेटिव पीसेस की भी दुकानें नज़र आएंगी। अगर आप डलहौजी से कुछ यादगार के रूप में ले जाना चाहते हैं तो वो चीज़ें आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। मॉल रोड पर आपको कई सारी वर्चुअल रियलिटी की शॉप्स नज़र आएंगी, जहां पर वीआर की सहायता से आप अलग अलग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि अगर आप वीआर से रोलर कोस्टर राइड को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं जो कि की जा सकती हैं। इनका चार्ज लगता है 100 रुपीज़ पर पर्सन का। और इस तरह के लिए बच्चों के लिए कुछ कार्स वगैरह का भी यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है, जिसकी एक्टिविटी भी अगर आपके साथ बच्चे आते हैं तो उन्हें आप करवा सकते हैं। डलहौजी में अब हमारा डिनर रेडी हो चुका है, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है। डिनर में काफ़ी सारी वैरायटीज़ के फूड आइटम्स हैं, जो कि अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा। डलहौजी में अब हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है। और अब ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चलेंगे डलहौजी को एक्सप्लोर करने।
डलहौजी में अभी हम साइट सीन के लिए रास्ते पर चल ही रहे थे कि रास्ते के बीच में कुछ इस तरह का नज़ारा नज़र आ रहा है। क्योंकि अभी हम जनवरी के महीने में यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ बर्फ़बारी बहुत अच्छी होती है और जिस वैली से होकर हम गुज़र रहे थे उस वैली में पूरी तरह ये बर्फ़ जम चुकी है। यहाँ दूर दूर तक पूरी घाटी में बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने कई तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर प्लान कर रखी है, जैसे हम कर सकते हैं, जैसे कि ट्यूब राइड की एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पर खाने पीने की स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, जैसे कि मैगी, मोमोज़ या चाय, कॉफ़ी, जिस तरह की चीज़ें हम यहाँ बर्फ़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं और इस तरह की ट्यूब राइड की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल जो भी टूरिस्ट यहाँ से गुज़र रहे हैं, जो भी काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या खजियार जा रहे हैं, तो वो यहाँ पर रुक रहे हैं और इस बर्फ़ का आनंद ले रहे हैं। डलहौजी में अब हम पहुंच चुके हैं खजियार में, जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये डलहौजी की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस है। अभी फ़िलहाल जिस महीने में हम डलहौजी आए हैं, ये महीना है जनवरी का, जिस दौरान आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ बर्फ़ नज़र आएगी। बर्फ़ का लेवल इतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन काफ़ी सारी बर्फ़ यहाँ चारों ओर नज़र आ रही है। और जब जनवरी महीने में आप यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो घास का कलर है वो येलोइश कलर का या ब्राउन कलर का हो जाता है, ड्यू टू ज़्यादा कोल्ड कंडीशंस एंड ड्यू टू स्नोफॉल, और इसकी वजह से ज़्यादा हरियाली नज़र नहीं आती। लेकिन जब आप यहाँ गर्मियों के सीज़न में आएंगे या मानसून के सीज़न में आएंगे तो आपको घास का कलर कुछ इस प्रकार का नज़र आएगा। जैसे कि आप साइड में देखेंगे तो घास ग्रीनिश कलर की नज़र आ रही है, उसी प्रकार की घास पूरे के पूरे इस खजियार में नज़र आती है। और उस दौरान जब आप देखेंगे खजियार को तो एक अलग ही लुक नज़र आता है खजियार का। खजियार में ही भगवान शिव की एक काफ़ी बड़ी प्रतिमा विराजमान है, जिसकी हाइट है लगभग 85 फीट्स की, जहां पर आप दर्शन कर सकते हैं भगवान के, और साथ ही इस विशालकाय प्रतिमा के साथ कुछ अच्छे पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। खजियार में पैराग्लाइडिंग भी होती है, तो अगर आप चाहें तो इसका भी मज़ा आप यहाँ पर ले सकते हैं। डलहौजी में अभी हम चल रहे हैं काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए, लेकिन जिस रास्ते से होकर हम जाते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए, उस रास्ते में कुछ इस प्रकार का नज़ारा नज़र आ रहा है। पूरे रास्ते पर बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही है। कुछ टाइम पहले तो ये रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया गया था क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, लेकिन जब बर्फ़ थोड़ी पिघली और यहाँ का रास्ता क्लियर किया गया तो इस रास्ते को खोला गया है टूरिस्ट के लिए। लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ नज़र आ रही है। डलहौजी में अब हम पहुंच चुके हैं काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक स्थान है। काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के मुख्य स्थान तक पहुंचने के लिए हमें लगभग
3 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी होती है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा गिरने की वजह से व्हीकल्स को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। तो ये है पार्किंग एरिया। पार्किंग एरिया से हमें लगभग 3 किलोमीटर, जैसे कि यहाँ बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, तो 3 किलोमीटर हमें थोड़ा आगे की ओर ट्रैकिंग करनी होती है इसी रास्ते पर। अभी जैसे कि आप देख पाएंगे बैरिकेड लगा हुआ है, आगे व्हीकल्स नहीं जाने दिए जा रहे। नॉर्मल जब रास्ता अगर सूखा वगैरह होता है तो फिर आगे जाने देते हैं, अदरवाइज़ हमें यहाँ से पैदल जाना होता है काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के मुख्य स्थान तक। और वहाँ पर बने हुए हैं फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, जहाँ पर हम स्टे भी कर सकते हैं, वहाँ रुका जा सकता है। मतलब कुछ आपको हट्स नज़र आएंगे, कुछ होटल टाइप के रेस्ट हाउसेस आपको नज़र आएंगे, वहाँ आप रुक सकते हैं। और वहाँ कुछ एक तरह का पार्क वाला एरिया बना हुआ है, जहाँ पर आप बैठकर आराम से खूबसूरत नेचर को निहार सकते हैं। और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब होता है यहाँ पर कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी पाए जाते हैं, जो कि अगर आपका लक है तो शायद आपको देखने मिल सकते हैं। काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास में अब हम एक ऐसे एरिया में पहुंच चुके हैं जो कि पूरी तरह स्नो कवर्ड है, यानी कि पूरी तरह से बर्फ़ से ढका हुआ है। यहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं, खाने पीने की दुकानें हैं, जहाँ पर कुछ चीज़ें हम ट्राई कर सकते हैं। और साथ ही कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं, कुछ लोग हैं जो कि इस बर्फ़ के नज़ारे को एंजॉय करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। डलहौजी में अब हम आ चुके हैं पंचपुला वाटरफॉल के पास में, जो कि डलहौजी का एक बहुत ही लोकप्रिय वाटरफॉल है। जो भी लोग डलहौजी घूमने आते हैं वो पंचपुला को ज़रूर एक्सप्लोर करते हैं। फ़िलहाल जिस स्थान पर हम खड़े हैं, यहाँ से पंचपुला वाटरफॉल का डिस्टेंस सिर्फ 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है, यानी कि हमें थोड़ा सा ट्रैक करके ऊपर की ओर जाना होगा, जहाँ पर है मेन वाटरफॉल का व्यू पॉइंट। ट्रैकिंग वाले रास्ते में ही बीच में कई सारे कैफ़े एरिया भी बने हुए हैं, जहां पर डिफरेंट वैरायटीज़ के फास्ट फूड आइटम आप ट्राई कर सकते हैं। और इन कैफ़े एरिया का आप देखेंगे तो सिटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वाटरफॉल से जो पानी फ्लो होकर आता है उसी के किनारे पर ये कैफ़े बने हुए हैं। अब हमारा ट्रैक कंप्लीट हो चुका है और हम पहुंच चुके हैं पंचपुला वाटरफॉल के मेन व्यू पॉइंट पर। ये वो स्थान है जहां से इस झरने की एक्चुअल शुरुआत होती है। एक्चुअल में इस जगह का नाम पंचपुला वाटरफॉल इस वजह से रखा गया है क्योंकि इस वाटरफॉल तक पहुंचते हुए हमें 5 पुलों को पार करना होता है, और इस वजह से पंच मतलब 5 और पुला 5 पुल को पार करके ये वाटरफॉल आता है। इस वजह से इस स्थान का नाम पंचपुला वाटरफॉल रखा गया है। हालांकि अभी आप देखेंगे तो वाटरफॉल का फ़्लो ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये महीना है जनवरी का, क्योंकि यहाँ पर स्नोफॉल हो रही है, तो मोस्टली जो पानी है वो जम चुका है, तो पानी का फ़्लो काफ़ी कम है। लेकिन अगर आप यहाँ मॉनसून के सीज़न में आते हैं तो वाटर फ्लो काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है। अब हम पहुंच चुके हैं डलहौजी की ग्रीन वैली में, जो कि एक ऐसी घाटी है जहां से घने जंगल का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता है। यहाँ पर कुछ तिब्बतियन कल्चर के, कुछ बौद्धिज्म कल्चर के फ्लैग्स भी लगाए हुए हैं,
जो कि 5 कलर्स के अंदर होते हैं। और यहाँ से आप नीचे की ओर देखेंगे तो आपको नज़र आएगी वो ग्रीन वैली, जहाँ से पूरी तरह हरियाली का नज़ारा देखा जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल अभी हम यहाँ पर शाम के समय आए हैं तो इतनी ज़्यादा ग्रीनरी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि थोड़ा सा डार्कनेस हो चुकी है। और यहाँ पर अभी वेदर भी कुछ ऐसा है कि बर्फ़बारी हो रही है, तो बर्फ़बारी की वजह से प्रॉपर क्लियरेंस नहीं है। लेकिन जब आप आएंगे डलहौजी और यहाँ पर वेदर क्लियर होगा या दिन का समय होगा तो ये पूरी घाटी आपको ग्रीन कलर की नज़र आएगी। डलहौजी में अब हम आ चुके हैं बीजीएस पार्क को देखने, जो कि इंडियन आर्मी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर थल सेना, वायु सेना और जल सेना तीनों के जो उपकरण हैं, जो शिप्स हैं, टैंक्स हैं, जो एयरप्लेन्स हैं, वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं, जिन्हें हम बहुत ही क्लोज़अप में देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको मैं आपको करीब से दिखाना चाहूँगा। जैसे कि जो इंडियन नेवी है उसमें जो जहाज़ यूज़ किए जाते हैं, उसके यहाँ पर ये जहाज़ वगैरह भी रखे गए हैं। जो मिसाइल्स उनमें यूज़ की जाती हैं वो मिसाइल्स भी यहाँ डिस्प्ले की गई हैं। जैसे कि जो हमारी थल सेना है उसमें जो जिप्सी यूज़ की जाती है, जिसमें इस तरह की तोप होती है, वो यहाँ पर डिस्प्ले की गई है। बीजीएस पार्क का सबसे इम्पॉर्टेंट अट्रैक्शन जो मुझे लगता है वो है ये फाइटर जेट, जो कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा यूज़ किया जाता है। यहाँ पर नीचे मिसाइल्स भी रखी हुई हैं जो कि फाइटर जेट में यूज़ की जाती हैं। जब अटैक करना होता है तो इस तरह की जो मिसाइल्स हैं वो यूज़ की जाती हैं। और कुछ बड़ी मिसाइल्स भी हैं जो कि यहाँ पीछे की साइड रखी हुई हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो देखेंगे आप पीछे की साइड, ये बड़ी मिसाइल्स हैं जो कि ज़्यादा बड़े एरिया में डिस्ट्रक्शन के लिए काम आती हैं। बीजीएस पार्क कुछ इस तरह से रोड के किनारे पर बना हुआ है, घुमावदार टर्न पर। अभी तो हमने देखा फाइटर जेट, लेकिन यहाँ ऊपर इंडियन आर्मी के द्वारा यूज़ किया जाने वाला एक बहुत बड़ा टैंक रखा हुआ है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब हम उस बड़े टैंक के पास में पहुंच चुके हैं, जो कि हमारी थल सेना द्वारा उपयोग में लिया गया है। वाकई में आप देखेंगे तो ये टैंक बहुत बड़ा है, बहुत ही कॉम्पैक्ट इसका साइज़ है। और इसके व्हील्स भी कुछ इस तरह के डिज़ाइंड हैं कि ये कहीं पर भी इजीली चढ़ सकता है। और आप देखेंगे तो इसकी साइज़ यहाँ पीछे तक बहुत बड़ी है। जब आप यहाँ आएंगे तो इसके साथ बहुत अच्छे पिक्चर्स आप क्लिक कर सकते हैं। बीजीएस पार्क के पास में ही आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा डीपीएस, यानी कि डलहौजी पब्लिक स्कूल। एक्चुअल में ये स्कूल इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर हुई थी गदर फिल्म की शूटिंग। गदर फिल्म में एक सीन है जिसमें स्कूल का सीन दिखाया गया है, उस सीन की शूटिंग यहीं पर हुई थी। इसी वजह से इसे गदर पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। अब हम अपने होटल में वापस आ चुके हैं। हमारा डिनर रेडी हो चुका है और अब डिनर के साथ ही हमारे इस ट्रिप के तीसरे दिन का समापन होता है। आज है हमारे इस ट्रिप का 4th डे और हम चल रहे हैं डलहौजी से धर्मशाला के लिए, जिसका डिस्टेंस है लगभग 120 किलोमीटर्स का। धर्मशाला में जिस होटल में हम रुकने वाले हैं उस होटल का रूम टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। इस होटल का नाम है सेरा इन, जो कि काफ़ी लग्जीरियस होटल है। और इसके रूम में जहां हम रुकने वाले हैं उसे मैं आपको अंदर से दिखाना चाहूँगा। ये है हमारा होटल रूम। जैसे आप देख पाएंगे ये काफ़ी लग्जीरियस है और नीट एंड क्लीन है। साथ ही इसमें वो सारी सुविधाएं हैं जो कि एक होटल रूम में होनी चाहिए। इस रूम का वॉशरूम एरिया भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। इसमें भी साफ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है।
और इस रूम की सबसे बड़ी खास बात है इस रूम की बालकनी से दिखने वाला नज़ारा, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे तो आपको धर्मशाला का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा। और यहाँ थोड़ा सा दूर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम, जो कि इस होटल लोकेशन से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। इस बालकनी में चेयर्स का और टेबल का भी इंतज़ाम किया गया है। अगर आप यहाँ बैठकर धर्मशाला का ये खूबसूरत नज़ारा निहारना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और हमारी इस होटल बालकनी से बर्फ़ वाले पहाड़ भी नज़र आते हैं, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। धर्मशाला में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैसिलिटी है जिससे कि मैक्लोडगंज बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है, वो है रोपवे की फैसिलिटी। यहाँ पर कुछ इस तरह के उड़न खटोले जो रोपवे है, जिसे केबल कार के नाम से भी जाना जाता है, वो चलते हैं, जिनका चार्ज है, अगर आप एक साइड आना चाहते हैं धर्मशाला से मैक्लोडगंज तो इसका चार्ज लगता है 480 रुपये, और अगर आप दोनों साइड का टिकट लेते हैं तो लगभग 700 रुपये का इसमें चार्ज लगता है। अब हम पहुंच चुके हैं दलाई लामा मोनेस्ट्री में, जिसे दलाई लामा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये बौद्ध धर्म का एक प्रमुख स्थान है जहां पर अब हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह की प्रेयर व्हील्स लगी हुई हैं, जिन्हें मानी प्रेयर व्हील्स के नाम से जाना जाता है। इन्हें हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से टर्न करते हुए आगे की ओर बढ़ना होता है, और हम इस तरह से यहाँ पर तरीका है एक तरह का ये प्रेयर करने का। जैसे हम मंदिरों में घंटियां बजाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर बौद्ध मंदिर में हमें इस तरह की व्हील्स को, प्रेयर व्हील्स को इस तरह से रोटेट करना होता है और फिर आगे बढ़ना होता है, एक तरह से परिक्रमा लगानी होती है। कुल मिलाकर कहें तो ये बौद्ध धर्म का प्रेयर करने का एक तरीका है। दलाई लामा मोनेस्ट्री ही वो स्थान है जहाँ पर दलाई लामा सर्वप्रथम आए थे 1959 में तिब्बत से निर्वासित होकर। मोनेस्ट्री के अंदर भगवान बुद्ध की एक काफ़ी बड़ी प्रतिमा है जहाँ पर हम दर्शन कर सकते हैं, और साथ ही यहाँ पर कुछ और प्रतिमाएं और कई सारी पेंटिंग्स बनी हुई हैं जो कि बौद्ध धर्म की अलग अलग कथाओं का वर्णन करती हैं। धर्मशाला शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, और ये दो शब्दों का मेल है, धर्म और शाला, यानी कि धर्म की शाला। ये वो स्थान है जिसका हिंदी अर्थ अगर हम बोलें तो इसका मतलब होगा तीर्थ यात्रियों के रहने की जगह। मोनेस्ट्री के अंदर कुछ इस तरह की एक बड़ी साइज की प्रेयर व्हील भी लगी हुई है, जिसे भी हम यहाँ टर्न कर सकते हैं, और इसको जब हम टर्न करते हैं, इसे जब घुमाते हैं तो एक रिंग की आवाज़ आती है, एक बेल की आवाज़ यहाँ आती है, और इस तरह से ये एक तरह का भी प्रेयर करने का तरीका है। धर्मशाला में अब हम आ चुके हैं टी गार्डन्स को विज़िट करने हैं। यहाँ पर बड़े बड़े चाय के बागान हैं जहाँ पर चाय उगाई जाती है। चाय हम रेगुलर बेसिस पर पीते तो हैं, लेकिन चाय एक्चुअल में उगती कैसे है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ आप दूर दूर तक देखेंगे तो आपको चाय के बागान नज़र आएंगे, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे चाय के पौधे लगाए गए हैं। कुछ इस प्रकार के ये पौधे होते हैं जिन्हें हार्वेस्ट किया जाता है, यानी कि इनकी कटिंग की जाती है और फिर प्रोसेस करके इनसे चाय का पाउडर बनाया जाता है, जो कि हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। जो ब्लैक कलर का पाउडर होता है वो इन्हीं पत्तियों से प्रोसेस करके बनाया जाता है।
यहाँ पर टी गार्डन्स को देखने के लिए काफ़ी सारे लोग आते हैं और यहाँ पर पिक्चर्स क्लिक कराते हैं, क्योंकि जब गार्डन में आप खड़े होंगे तो एक अलग ही सीनरी क्रिएट हो जाती है। पीछे की साइड आप देखेंगे तो आपको बर्फ़ के माउंटेन नज़र आएंगे, बर्फ़ वाले पहाड़, और बीच में नज़र आएंगे ये खेत। और इनके बीच में खड़े होकर जब आप पिक्चर्स क्लिक कराएंगे तो बहुत ही अच्छी यादें आप अपने साथ ले जा सकते हैं। धर्मशाला में अब हम पहुंच चुके हैं नड्डी विलेज में, जो कि मैक्लोडगंज से थोड़ा ऊपरी साइड पर बसा हुआ है। ये स्थान इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ से धौलाधार पर्वतमाला का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको स्नो पीक्ड माउंटेन्स नज़र आएंगे और साथ ही नीचे की ओर नज़र आएगा एक डेंस फॉरेस्ट, जो कि देवदार और चीड़ के वृक्षों से भरा हुआ है। यहाँ जब आप आते हैं तो एक तो सुकून और शांति का अनुभव आपको होगा, जितना भी टेंशन है, तनाव है, सारा वो यहाँ पर रिलैक्स हो जाएगा। और साथ ही एक बहुत ही अच्छा फोटोजेनिक पॉइंट है, तो यहाँ पर आकर आप बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। नड्डी विलेज से हम थोड़ा आगे की ओर आ चुके हैं, एक गांव में जिसका नाम है बल गांव। इसे बल विलेज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध कैफ़े है जिसका नाम है रिवर साइड कैफ़े। एक्चुअल में इस जगह की लोकेशन इस जगह को ख़ास बनाती है, क्योंकि ये जो कैफ़े है एक बहुत ही खूबसूरत वैली के बीच में बना हुआ है, और इस वैली के बीच से एक नदी बहती है जिसके बीच में जाके इस कैफ़े को बनाया गया है। और जब आप यहाँ आएंगे तो एक असीम शांति का अनुभव आपको यहाँ होगा, और एक बहुत ही अलग अनुभव होगा, क्योंकि ऐसी जगह बहुत कम ही मिल पाती है जहाँ नेचर के बीच में जाकर कैफ़े बनाया जाता है। जब आप धर्मशाला टूर पर आएँ तो इस स्थान को ज़रूर विज़िट करें। अब हम आ चुके हैं मैक्लोडगंज में, जो कि धर्मशाला का एक उपनगर है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं धर्मशाला और मैक्लोडगंज के बीच में, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैक्लोडगंज धर्मशाला का ही एक भाग है, एक उपनगर है, लेकिन ये ऊपरी साइड पर बसा हुआ है। जब धर्मशाला से हम लगभग 10 किलोमीटर ड्राइव करके ऊपर की ओर आते हैं तो आता है मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज का नाम सर डोनाल्ड मैक्लोड के नाम पर रखा गया है, जो कि ब्रिटिश इंडिया में 19वीं सेंचुरी में पंजाब के गवर्नर थे। उन्हीं के नाम पर मैक्लोडगंज नाम पड़ा है। और यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको केक पेस्ट्रीज़ की कई सारी दुकानें नज़र आएंगी। डिफरेंट वेराइटीज़ के केक्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, जैसे कि ये लाइन से पूरी आपको बेकरी वाली दुकानें नज़र आएंगी यहाँ पर। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो गलियाँ हैं इन्हें कहा जाता है तिब्बतियन मार्केट, क्योंकि यहाँ पर आप तिब्बतियन कल्चर से जुड़ी हुई कई सारी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। जो यहाँ पर हिमाचली कैप्स होती हैं वो परचेज़ कर सकते हैं, जो यहाँ का ट्रेडिशनल आर्ट वर्क है, जो हैंडीक्राफ्ट वर्क है, वो परचेज़ कर सकते हैं। मैक्लोडगंज के मार्केट एरिया में ही एक बौद्धिज्म मोनेस्ट्री बनी हुई है, जहां पर बौद्धिज्म मोनेस्ट्री की ये बेल्स लगी हुई हैं, जिन्हें आप रोटेट कर सकते हैं और प्रेयर कर सकते हैं। अब हम अपने होटल में वापस आ चुके हैं। हमारा डिनर रेडी हो चुका है, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है। और अब डिनर और इस खूबसूरत नज़ारे के साथ हमारे इस ट्रिप के 4th डे का समापन होता है।
अब हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है। और अब ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चलेंगे धर्मशाला को एक्सप्लोर करने। अब हम चल रहे हैं धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम को अंदर से देखने के लिए। यहाँ पर एंट्री करने का प्रवेश शुल्क लगता है 30 रुपीज़ पर पर्सन का, जिसे हम बाहर बने टिकट काउंटर से परचेज़ कर सकते हैं। क्रिकेट स्टेडियम का ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम है सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का। वैसे एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो 30 रुपीज़ है ये अंदर सिर्फ स्टेडियम को देखने का चार्ज है। जो क्रिकेट मैचेस वगैरह होते हैं उसके चार्जेस अलग होते हैं। अब हम अंदर आ चुके हैं HPCA स्टेडियम धर्मशाला में, जो कि है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का स्टेडियम। ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। यहाँ पर वर्ल्ड कप, IPL जैसे कई सारे मैचेस ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। जो क्रिकेट के बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो यहीं पर आकर बड़े बड़े मैचेस प्ले करते हैं। और अभी फ़िलहाल यहाँ पर एक लोकल मैच चल रहा है लोकल टीम्स का, जो कि अभी देखा जा सकता है। इस स्टेडियम में दर्शकों के बैठने की कैपेसिटी के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर लगभग 25,000 दर्शक एक साथ बैठ सकते हैं। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम की हाइट समुद्र तल से 1457 मीटर्स की है। और यहाँ से आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत माउंटेन रेंज का नज़ारा नज़र आता है। यहाँ जो ये माउंटेन रेंज है इसका नाम है धौलाधार माउंटेन रेंज, जिसके ऊपर बर्फ़ जमी हुई है और इससे इस स्टेडियम की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हम आ चुके हैं अघंजर महादेव मंदिर में दर्शन के लिए, जो कि धर्मशाला का एक प्रसिद्ध और पौराणिक मंदिर है। ये मंदिर पहाड़ी शैली में ही बना हुआ है और मंदिर काफ़ी सुंदर लगता है दिखने में भी, और चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है। इस स्थान से जुड़ी कई सारी पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन इनमें से एक प्रचलित कथा है अर्जुन और महादेव की, जो कि अब मैं आपको सुनाना चाहूँगा। कि महाभारत के युद्ध से पहले जब अर्जुन भगवान शिव से आशीर्वाद लेने के लिए कैलाश यात्रा पर जा रहे थे, तो अर्जुन इसी स्थान पर रुके थे और भगवान शिव ने उन्हें यहीं पर दर्शन दिए थे और विजय भव का आशीर्वाद दिया था। अघंजर महादेव मंदिर से ही नीचे की ओर एक रास्ता जाता है, जो कि खुलता है रिवर के पास जाकर, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत सीनिक पॉइंट बन जाता है। वहाँ पर अभी हम चल रहे हैं और वहाँ नीचे से देखेंगे इस खूबसूरत नज़ारे को। अब हम नीचे की ओर आ चुके हैं, जहाँ से बहुत ही खूबसूरत सीनिक ब्यूटी नज़र आती है और रिवर का पानी फ़्लो होते हुए आगे जाता है, जिससे कि इस नज़ारे की खूबसूरती और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पर एक गुप्तेश्वर महादेव मंदिर भी बना हुआ है, जहाँ पर कुछ इस तरह से हमें लेट करके अंदर की ओर जाना होता है। मतलब यहाँ अंदर हमको लेटना होगा और फिर अंदर जाएंगे हम, तब जाके हम भगवान के दर्शन कर पाते हैं। इस तरह से अंदर की तरफ जाना होगा हमें। और यहाँ पर है गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पर इस तरह से लेट करके हम दर्शन कर सकते हैं भगवान के।
धर्मशाला में अब हम पहुंच चुके हैं खड़ोता वैली व्यू पॉइंट पर, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत स्थान है, क्योंकि यहाँ जब आप आएंगे तो आपको दूर दूर तक माउंटेन रेंज नज़र आएगी, जो कि आपको घेरे हुए प्रतीत होती है। और यहाँ से नीचे की ओर आप देखेंगे तो आपको गोल गोल घुमावदार रास्ते नज़र आएंगे, जिनसे होकर हम इस वैली तक पहुँचते हैं। और वाकई में नीचे का जो नज़ारा है वो देखने लायक होता है। थोड़ा सा दूर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा धर्मशाला का जो मेन एरिया है, जहाँ पर लोगों के मुख्यतः घर बने हुए हैं, वो भी यहाँ से दिखाई देता है। हालांकि इस खड़ोता वैली व्यू पॉइंट के लिए हमें थोड़ा सा ऊपर चढ़ना होगा। जो मेन स्थान है जहाँ से बर्फ़ के पहाड़ भी नज़र आते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा ट्रैकिंग करते हुए हम जाएंगे और फिर वहाँ से एक अलग नज़ारा दिखता है, जो भी मैं आपको ऊपर चलकर दिखाना चाहूँगा। थोड़ी ट्रैकिंग करके अब हम पहुंच चुके हैं खड़ोता वैली के मुख्य व्यू पॉइंट पर। यहाँ पर आकर हमें एक्चुअल में लग रहा है कि हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ दूसरी साइड आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगी एक गहरी खाई और ऊपर की साइड नज़र आएगा बर्फ़ वाला पहाड़। अगर आप साइड में भी देखेंगे जहाँ से हम चढ़कर आए हैं, वो भी दिखाना चाहूँगा कि यहाँ से हम ऊपर चढ़ के आए हैं। ये वाला रास्ता है, हमारी गाड़ी वहाँ पर खड़ी हुई थी। वहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, थोड़ा बहुत ही चलना पड़ता है, लेकिन उधर भी खाई है, इधर भी खाई है, पीछे भी खाई है, और एक पहाड़ की चोटी पर आकर हम खड़े हो चुके हैं। यहाँ से अगर आप पिक्चर्स क्लिक करेंगे तो बहुत अच्छे पिक्चर्स आप क्लिक कर पाएंगे। साथ ही कुछ देर बैठकर आप यहाँ पर इस खूबसूरत नज़ारों को निहार भी सकते हैं और थोड़ी देर आराम से यहाँ पर नेचर के साथ समय बिता सकते हैं। अब हम चल रहे हैं धर्मशाला के स्टेट वॉर म्यूज़ियम को देखने, जो कि इंडियन आर्मी के ऊपर बेस्ड एक म्यूज़ियम है। इस म्यूज़ियम को देखने का शुल्क लगता है 20 रुपीज़ पर पर्सन का, और इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4:45 बजे तक का। म्यूज़ियम के बाहर ही कुछ इस तरह के टैंक्स आपको नज़र आएंगे, जो कि इंडियन आर्मी द्वारा यूज़ किए जाते हैं। ये जो स्टेट वॉर म्यूज़ियम बनाया गया है, ये उन सैनिकों की याद में बनाया गया है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी और शहीद हो गए। यहाँ पर सभी वीर योद्धाओं के स्टैचूज़ और उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ये सभी उन वीर सैनिकों के पिक्चर्स हैं जो कि परमवीर चक्र से सम्मानित हुए हैं। म्यूज़ियम के अंदर डिफरेंट चक्र्स को दर्शाया गया है, जो कि एक तरह से सम्मान के रूप में दिए जाते हैं। सभी चक्रों को एक तरह से मॉडल के रूप में संग्रहालय में दिखाया गया है। अब हम पहुंच चुके हैं धर्मशाला के एक बहुत ही फेमस स्पॉट पर, जो कि एक चर्च है। इस चर्च का नाम है सेंट जॉन्स चर्च ऑफ वाइल्डरनेस, जो कि अभी आपको हमारे पीछे ही नज़र आ रहा होगा। ये एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर आप आ सकते हैं धर्मशाला के दौरान, बिकॉज ये जो चर्च बनाया गया था ये 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। 1852 को इसका बिल्डअप हुआ था। चर्च के चारों तरफ काफ़ी खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी है, जिसका भी आप यहाँ आनंद ले सकते हैं। बहुत ही बड़े बड़े जो देवदार के वृक्ष हैं आपको चर्च के साथ साथ नज़र आएंगे, और नीचे की साइड एक वैली टाइप का नज़र आएगा, और अगर आप चाहें तो फ़ोटो शूट करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। धर्मशाला में पैराग्लाइडिंग भी कराई जाती है, जिसका आनंद आप यहाँ पर ले सकते हैं। ये भी एक काफ़ी अच्छा एडवेंचर स्पोर्ट है। आज है हमारे इस ट्रिप का आखिरी दिन और हम चल रहे हैं कांगड़ा के लिए।
धर्मशाला से अब हम आ चुके हैं कांगड़ा में, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध फोर्ट है जिसका नाम है कांगड़ा फोर्ट, जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा किला है। इस किले को देखने का टिकट शुल्क लगता है 20 रुपीज़ पर पर्सन का, जब हम टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं QR कोड को स्कैन करके। और अगर यहाँ विंडो से टिकट लिया जाता है तो 25 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज लगता है। किले के ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम के बारे में बात करें तो किला सूर्योदय से सूर्यास्त तक ओपन रहता है और इसका किसी भी दिन हॉलीडे नहीं होता। लेकिन अंदर एक संग्रहालय बना हुआ है, उसका अवकाश रहता है फ्राइडे के दिन, यानी कि शुक्रवार को आप संग्रहालय नहीं देख सकते, लेकिन किला आपके लिए हमेशा ओपन रहता है सूर्योदय से सूर्यास्त तक, जिसे आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ कांगड़ा में आप दर्शन कर सकते हैं कांगड़ा देवी मंदिर में, जो कि मां सती के 51 शक्तिपीठों में से एक हैं। साथ ही धर्मशाला टूर के दौरान आप एक्सप्लोर कर सकते हैं भागसोनाग वाटरफॉल को, जो कि एक काफ़ी खूबसूरत झरना है। अभी जिस महीने में हम धर्मशाला और मैक्लोडगंज घूमने आए हैं, ये महीना है जनवरी का, जब आपको यहाँ कुछ इस प्रकार का माहौल नज़र आता है। अब बात करें कि आपको यहाँ कब घूमने आना चाहिए। आप यहाँ साल भर में कभी भी आ सकते हैं, स्पेशली मॉनसून सीज़न को छोड़कर, क्योंकि बारिश के दौरान आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी साल भर में आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको जानकारी देता हूँ कि हमारा ये टूर पैकेज अमृतसर डलहौजी धर्मशाला का हमें कितने का पड़ा और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थी। ये टूर पैकेज हमने बुक किया था प्रिया ट्रैवल्स के साथ, जिनके ओनर्स अभी हमारे साथ में ही हैं, विशु सर और भारती मैम, जिनके थ्रू हमने ये पैकेज बुक किया था। इस पैकेज का ड्यूरेशन था 5 नाइट 6 डेज़ का, और इस पैकेज में हमें 3 स्टार होटल में स्टे की फैसिलिटी मिली थी, जहां हम रुके थे। हमें प्राइवेट कैब की फैसिलिटी मिली थी, जिससे कि हमने सभी साइट सीन्स किए, और हमारा ब्रेकफास्ट और डिनर इसी पैकेज में शामिल था। ये टूर पैकेज हमें पड़ा था 10,500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, क्योंकि हम इस टूर के दौरान 4 व्यक्ति थे। लेकिन आपके लिए टूर पैकेज और भी सस्ता पड़ सकता है। थोड़ा सा जानते हैं सर से। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर, ये पैकेज सस्ता कैसे पड़ सकता है? सस्ता ऐसे होता है जैसे अभी मिनिमम जो 10-500 रेट ना, मिनिमम 4 और 6 लोगों का 10-500 रहता है। और ये जैसे 12 लोग हो गए या फिर 14 हो जाते हैं या 20 बढ़ जाते हैं, इससे बड़ा ग्रुप होता है तो थोड़ा कम हो जाता है उसके लिए। और जैसे अगर सीज़न टाइम आ जाता है, रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, थोड़ा रेट हाई रहते हैं। सीजन जैसे पीक्स रेट रहती है, जैसे मई महीना हो गया है ना, मई जून में टूरिस्ट प्लेस में काफ़ी क्राउड रहता है। जैसे समर हॉलीडेज आ गए, दिवाली हॉलीडेज या क्रिसमस हॉलीडेज, उस टाइम पे रेट ज़्यादा है। बाकी नॉर्मल डेज पे रेट लगभग यही रहता है 10,500। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इस टूर पैकेज में चंबा भी इंक्लूड कराते हैं तो आपका एक दिन एडिशनल और जुड़ जाता है, और उसकी वजह से थोड़ी सी पैकेज की कॉस्टिंग बढ़ती है। अगर आप जुड़वाते हैं तो आप सर से बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना पैकेज को थोड़ा कस्टमाइज़ भी करा सकते हैं। अगर आप भी प्रिया ट्रैवल्स के साथ अपना टूर पैकेज बुक करना चाहते हैं तो कंपनी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, साथ ही पिन्ड कमेंट में पिन भी कर दिए हैं। प्रिया ट्रैवल्स के सिर्फ 2 ही ऑथेंटिक नंबर्स हैं जिन्हें हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से आप उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। और अब इसी जानकारी के साथ हमारे इस टूर का समापन होता है। हम जा रहे हैं पठानकोट रेलवे स्टेशन के लिए, जहां से मिलेगी हमें ट्रेन अपने घर वापसी के लिए। तो ये था हमारा टूर अमृतसर डलहौजी धर्मशाला का। हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहा। आपको ये अनुभव कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आगम सिंह सिसोदिया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।